एक्सपेरिमेंट ये है, मैग्नेटिक की जगह पे एक करंट कैरिंग सर्किट है वो लेके आए इसके पास में। तो ये सर्किट इसके पास में लेके आते हैं तो इसकी जो भी नीडल है ना उसमें डिफ्लेक्शन आता है, दूर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन आता है, और इसको यहीं पे रखते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। इसको पास में लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन शो होता है, और पास में लेके आके यहीं पे रेस्ट में रख लेते हैं ना तो फिर डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। वो सेम केस है यहाँ पे। तो इससे समझ में ये आया कि जैसे की को यहाँ से ऑन किया ना तो यहाँ से करंट गया, ये करंट इस कोयल में से घूम के यहाँ पे आएगा, और ये करंट कैरिंग कोयल है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, हमने पढ़ रखा है। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगी, है ना, करंट कैरिंग कोयल है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो ये कोयल अगर यहीं पे है तो इसको थोड़ा नीचा कर लेते हैं, थोड़ा नीचा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जाएंगी, है ना, इसके अंदर से। और मान लो अगर इस पोजीशन में है तो एक फील्ड लाइन जाएंगी, और इसके पास में लेके जाएंगे तो इसके अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगी, है ना, ज्यादा फील्ड लाइन, ये कई टर्न ले लिए, इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन। तो जैसे पास में लेके आएंगे तो फील्ड लाइन इसमें चेंज होगी तो वही समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है ना तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया, दोनों ये सेम चीजें ली, ये सेम। अब की बार ये सर्किट है ना इसको इधर उधर लेके नहीं जा रहा, ओनली क्या कर रहा है, इसकी को एक बार ऑन कर रहा है, एक बार ऑफ, एक बार ऑन, एक बार ऑफ। अगर इसको ऑन रखता ना तो डिफ्लेक्शन नहीं आता, ऑन करके ऑफ करा, ऑफ करके ऑन करा, ऑन ऑफ कंटिन्यूसली कर रहा ना तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फिर समझ में ये आया कि इसको ऑफ कर दिया तो कोई करंट नहीं जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो, इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गई। फिर इसको ऑन कर दिया तो करंट गया, करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, जितनी बनी वो इसके अंदर से गई। फिर ऑफ कर दिया तो फिर फील्ड लाइन जीरो हो गई, फिर ऑन कर दिया तो फिर फील्ड लाइन जाने लगी इसके अंदर से। तो ऑन ऑफ करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से चेंज हो रही है, चेंज हो रही, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, करंट या ईएमएफ बढ़ेगी। ठीक है ना। तो फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक बार मैग्नेट को लेके गया, दूसरे में एक करंट कैरिंग सर्किट को, तीसरे में करंट कैरिंग सर्किट और वही सिस्टम है गैल्वेनोमीटर का, लेकिन तीसरे में करंट कैरिंग सर्किट को मोशन में सेट नहीं करवाया, ओनली उसकी की को ऑन ऑफ किया। तो इससे कंक्लूजन क्या आया, इससे कंक्लूजन ये आया, इसको समझ में ये आया कि मैग्नेट को, इस सर्किट को मोशन में रखेंगे तो ईएमएफ बढ़ेगी। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में समझ में आया कि सर्किट को मोशन में रखना कोई भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, क्योंकि तीसरे में तो मोशन में नहीं रख रहे, ओनली यहीं पे रख रहे, की को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो भी ईएमएफ बन रही है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो तीसरे में समझ में ये आया कि मोशन में रखना कोई नेसेसरी नहीं है, मोशन में रखने से भी ईएमएफ बन रही है, और मोशन में ना रखे तो भी बन रही है। तो किस वजह से बन रही है ईएमएफ, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो इस कोयल के अंदर से, जो कोयल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, इसका फ्लक्स चेंज होना चाहिए, वो बेसिक इसके मोशन की वजह से हो या फिर इसके की के ऑन ऑफ होने की वजह से हो। तो जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट बनेगा। ये था इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो इसी बेस पे फैराडे ने लॉ दिए, इसी बेस पे फैराडे ने लॉ दिए, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ यही है कि जब जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बढ़ेगी। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes, then induced EMF is produced। कि EMF प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, EMF इज इंड्यूस्ड या फिर EMF इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ था कि जब भी फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा ना तो EMF बनेगी। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड। फैराडे सेकंड लॉ क्या है, फैराडे सेकंड लॉ इसी के बारे में बताता है, पर वो ये बताता है, इसका फॉर्मूला बताता है। क्या फॉर्मूला बनाता है कि जो ईएमएफ बनेगी ना, वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगी।
कि ईएमएफ पड़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होगी। तो इसमें भी ये दिखा रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ पड़ेगी। इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और इस फाई के साथ में बी लगाते हैं। बी का मतलब ये फ्लक्स है पर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है। साथ में इसके माइनस भी आएगा। माइनस का मतलब ये है कि जो भी ये फ्लक्स बन रहा है ना, जो भी ये ईएमएफ बन रही है, ये इस फ्लक्स को अपोज कर रही है। फ्लक्स को अपोज का मतलब यहाँ से जो 3 लाइन जा रही है ना, यहाँ से जो 3 लाइन जा रही है इसको क्रॉस करेंगे, इन तीनों लाइन को ये अपोज करेगी। यहाँ पे जो भी ईएमएफ बनेगी उसका अपोजिशन करेगी। अपोजिशन का मतलब इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे करंट बना, और इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगी जो इसको अपोज करेगी। तो जो भी ईएमएफ यहाँ पे बनेगी, जो भी ईएमएफ यहाँ पे बनेगी वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी। जो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना उसको अपोज करेगी, इसलिए माइनस लगा दिया। अगर इस कोयल में टर्न एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो यहाँ पे साथ में एन और आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न, और ये डी फाई बी बाई डी टी। तो ये है फैराडे सेकंड लॉ। EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of flux. Negative sign represents that induced EMF opposes the change in flux. तो ये है फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, चलो इससे आगे पढ़ते हैं। फिर इससे आगे पढ़ेंगे लेंज लॉ। एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो हमने अभी फैराडे लॉ पढ़ा था ना, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है या नहीं होता है। आगे और भी लॉ पढ़ेंगे जिनमें अपोजिशन हो रहा है, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है नहीं होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, देखो हम ऐसे करें कि जो भी ईएमएफ पड़ेगी वो अपोज करेगी, माइनस से, है ना। तो यहाँ पे जो भी ईएमएफ पड़ेगी वो इसका अपोज करेगी, और अपोज करेगी तो फिर हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमने वर्क डन करना पड़ेगा, हमने वर्क डन करना पड़ेगा। और हम इधर लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा चेंज होगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो ज्यादा ईएमएफ पड़ेगी। तो हम इधर लेके आने में जो भी वर्क डन करेंगे ना, वो वर्क डन इसकी एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इधर लेके आएंगे तो हमने वर्क डन किया, और इधर लेके आएंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, है ना, करंट बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी काम करने में एनर्जी लगा रहे हैं वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट लेंज लो। लेंज लो ये कहती है जो अभी पढ़ा था वही। लेंज लो क्या कहती है, द पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब पोल होता है प्लस माइनस वाले, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, कि उसकी पोलैरिटी इस तरह से होती है, सच दैट इट अपोजेज द कोज विच प्रोड्यूस इट, कि जो कारण इसको प्रोड्यूस करता है ना उसी को अपोज करती है। लेंज लो क्या कह रही है कि जो ईएमएफ बनेगी ना यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, किस वजह से इंड्यूस हुई थी, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, और इसी को अपोज कर रही है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा ये उसी को अपोज करेगी। इस ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह से है, पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस के साइन। तो यही लेंज लो है, बच्चों को याद नहीं रहती लेकिन है बिल्कुल आसान। क्या कह रहा है कि ईएमएफ की पोलैरिटी, पोलैरिटी के बारे में उसके प्लस माइनस के साइन इस तरह से होंगे, जो उसको प्रोड्यूस करेगा ना ये उसी को अपोज करता है। व्हाट इज लेंज लो? According to Lenz law, the polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produce it. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या है? मोशनल ईएमएफ देखो, मोशनल का मतलब ईएमएफ तो इंड्यूस होगी फ्लक्स चेंज होने की वजह से, अभी फैराडे सेकंड लॉ में पढ़ा था। मोशनल का मतलब मोशन की वजह से, कोई भी कंडक्टर मोशन में है उसकी वजह से। चलो देखो फिर, ये एक फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम, फिक्स है,
इसके ऊपर ये एक मूविंग रोड रख दी, मेटल की रोड, ये मूव कर सकती है इधर उधर। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने क्रॉस लगा दिया ना, क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस रोड की लेंथ एल है, इस रोड की लेंथ एल। ठीक है, ये डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हमने, ये क्रॉस को मैं ब्रैकेट लगा दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये वाला एक्स है ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस एक्स। इसको मैं इधर खींचूंगा तो ये एक्स तो बढ़ेगा, तो ये एरिया बढ़ेगा, है ना, एरिया में चेंज आएगा। तो एट प्रेजेंट देखो, एट प्रेजेंट इस एरिया को दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं। मैं अगर इस वायर को पकड़ के इधर खींचूंगा तो थोड़ी देर में वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो इस एरिया को चार लाइनें क्रॉस करेंगी, दो ये और दो ये। तो इस कंडक्टर के मोशन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है इस एरिया के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो हमने अभी पढ़ा था, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पड़ेगी। ठीक है ना, पढ़ा था हमने। ठीक है, चलो फिर ये फ्लक्स का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए। यहाँ पे ई डॉट डी एस लिखते थे ना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया अब ए से नोट कर दिया हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है तो ई ए, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है तो बी ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, माइनस डी वाई डी टी, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो माइनस छोड़ दो, माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन बताता है। देखो, फ्लक्स हो गया बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया, डी बाई डी टी, बी एज इट इज, एरिया, ये कितना एरिया इसका, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो एरिया होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, हो गया एरिया। इसमें से कांस्टेंट हो बाहर निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये लेंथ भी कांस्टेंट है। देखो, इस वायर को इधर ले जाओ तो इधर ले जाओ, ये लेंथ तो उतनी ही रहेगी, बस एक्स में चेंज आएगा, है ना, इधर ले जाएंगे तो एक्स बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बी एल कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, और एक्स वेरिएबल है तो एक्स को अंदर ही रख लो, अंदर रख लिया, डी एल। और डी एक्स वाई डी टी तो वेलोसिटी होता है, डी एक्स वाई डी टी तो वेलोसिटी। ठीक है ना, तो हमने ईएमएफ निकाल दिया, कौन सी ईएमएफ, कंडक्टर के मोशन में होने की वजह से ईएमएफ है, और इसी ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया बी एल वी। तो ये है मोशनल ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ जो भी कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी, वी क्या है, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वो है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बहुत बार आ जाता है इस पे क्वेश्चन। एक मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवा रखा है इसी के ऊपर, और आज नोटबुक में देखोगे एग्जाम में 100% आने के चांस है उसके, चाहे एमसीक्यू हो चाहे थ्योरी हो। कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक रोड है वो फिक्स कर दी हमने, यहाँ से फिक्स कर दी रोड, और इस रोड को पकड़ के यहाँ से मूव करवाएंगे ना तो सर्कुलर मोशन करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, और ये रोड रोटेट करेगी, तो मान लो इतने एरिया को कवर करेगी, इतने एरिया को, है ना, रोटेट करेगी, तो यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी ईएमएफ कितनी बढ़ेगी। अगर रोड है वो एक पॉइंट पे फिक्स करके फिर रोटेट करवाएं चारों तरफ, तो इसकी ईएमएफ कितनी बढ़ेगी, तो इसकी ईएमएफ भी इसी फॉर्मूले से निकाल रखी है। ये मोशनल ईएमएफ क्या है, बी एल वी, बी एल वी, इसी फॉर्मूले से निकाल रखी इसकी ईएमएफ। और इसकी ईएमएफ निकाल के सोल्व करोगे ना, तो इतनी आएगी, हाफ बी ओमेगा और एल स्क्वेयर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वेयर। जो ऐसे घूमेगा तो रोटेशन होगी, और रोटेशन में इसकी जो भी वेलोसिटी है ना उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा। तो पहले जो v था ना इसकी जगह तो ओमेगा आ जाएगा, और इसको सोल्व करके देखोगे तो पहले स्मॉल ईएमएफ, और इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करोगे तो ये आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो बुक के अंदर करवा रखा मैंने क्वेश्चन, नोटबुक में देखना है, इंपॉर्टेंट है कि रोटेटिंग कोई भी रोड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर एक टॉपिक और करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडी करंट का करते हैं, एडी करंट।
तो पीछे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। किसी भी दूसरे के चेंज होने की वजह से जो भी करंट बनेगा ना उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कोई भी दूसरी चीज चेंज हो उसकी वजह से करंट बन गया उसको इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट भी एक इंड्यूस्ड करंट ही है। एडी करंट भी एक इंड्यूस्ड करंट ही है। लेकिन ये करंट किस में इंड्यूस होता है? सॉलिड मेटल में, सॉलिड मेटालिक प्लेट में। जैसे एक वायर है, इस वायर में करंट बन जाएगा ना तो सिंपल कह देंगे इंड्यूस्ड करंट। लेकिन एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है। तो इनमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इन मेटल की प्लेट में अगर करंट बन जाए तो इस इंड्यूस्ड करंट को क्या कहते हैं? एडी करंट। व्हाट आर एडी करंट्स? These are the currents induced in solid metallic plate due to change in flux in their material. इनके मटेरियल में फ्लक्स चेंज हो जाता है, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो भी करंट बन गया सॉलिड मटेरियल, सॉलिड बार के अंदर, उसको एडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना हो। आज जो भी पढ़ाया हो एक बार दोबारा बता देता हूँ। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के फील्ड के बारे में पढ़ा हमने कि अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये जी लिख दिया तो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल। इसके ऊपर मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे ना तो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं जाता, थोड़ा डेविएशन होता है, इस डायरेक्शन में रहता है। तो मैग्नेट जिस डायरेक्शन में रहता है इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर जो भी सर्किल है उसको ज्योग्राफिक इक्वेटर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी बड़ी सर्किल है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर। इस एक्सिस से जो भी वर्टिकल प्लेन पास होता है, ज्योग्राफिक एक्सिस से जो भी वर्टिकल प्लेन पास होता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन। इस एक्सिस से जो भी वर्टिकल प्लेन पास होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तीन है: एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर डीप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों मेरिडियन के बीच में जो भी एंगल बनता है ना, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो भी एंगल बनता है ये वाला, इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी कोस थीटा होगा ना, तो इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब हमने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट इधर बी साइन थीटा गया, वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो बी से बी कट गया, टेंजेंट थीटा आ गया, तो इस पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इस इक्वेशन पे। फिर हमने न्यूट्रल पॉइंट पढ़ा कि अगर मैग्नेट को हम अर्थ के ऊपर इस तरह से रख दें कि मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है और साउथ साउथ की तरफ है, तो इसका जो भी न्यूट्रल पॉइंट बनेगा ना वो इक्वेटोरियल लाइन पे बनेगा, इक्वेटर पे। अगर इससे उल्टा कर दें तो एक्सियल लाइन पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने EMI और AC स्टार्ट किया। ये फैराडे ने बताया था इसके बारे में। फैराडे ने ऐसे बताया कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक कोयल लगा दी, सिंपल वायर लगा दी, इसमें कोई करंट नहीं है। मैग्नेट को इसके पास में इधर उधर लेके जाते हैं ना, मोशन में सेट करते हैं, तो इसमें करंट बढ़ता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब इस मैग्नेट को रेस्ट में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, रेस्ट में रखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और मोशन में रखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगी। ऐसा ही सेम यहाँ पे होगा कि करंट कैरिंग कोयल है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको मोशन में रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। फिर अगर इसको मोशन में ना भी रखें, इसकी को ऑन ऑफ करते रहे तो भी फील्ड लाइन एक बार बनेंगी, एक बार खत्म हो जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, उसकी वजह से EMF बनेगी। तो इसी कंक्लूजन के बेस पे फैराडे ने अपने लॉ दे दिए। फर्स्ट लॉ यही बताया
कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। सेकंड लॉ में ये बताया कि जो भी ईएमएफ बनेगी ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस का मतलब ये ईएमएफ इसका अपोज करती है, ये पढ़ा। फिर पढ़ा हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लेंज लॉ होती है फैराडे के एक्सपेरिमेंट में, इनमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है कि हम जो भी वर्क डन करेंगे ना मैग्नेट को या कोयल को इधर लेके जाने में, वो हमारा वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा, तो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। फिर हमने लेंज लॉ पढ़ा। लेंज लॉ यही बताता है कि जो भी ईएमएफ पड़ेगी ना वो अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करेगी। फिर हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ ली। ये मेटालिक फ्रेम है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ये मूवेबल एक रोड है, ये रोड को इधर उधर मूव करवाएंगे तो इसमें ईएमएफ पड़ेगी, इस वायर में करंट भी बनेगा, तो ईएमएफ इसी से बना ली फैराडे सेकंड लॉ से। ये फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए, एरिया होता है लेंथ इंटू में डिस्टेंस, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ कर लो, एल इंटू में ये एक्स, कांस्टेंट को बाहर निकाले और एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो वेलोसिटी बन गई, तो मोशनल ईएमएफ बीएलवी। इस तरह से एक रोड को एक एंड से फिक्स करके घुमाओगे ना, एंगुलर रोटेशन दोगे, तो इसकी ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होती है। ये नोटबुक से करना है, करवा रखा है। जिसने नहीं कर रखा वो एसएलओडा बुक में देख लेना, एनसीईआरटी में देख लेना, है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू में भी आने के चांस है। फिर हमने एडी करंट पढ़ा कि वायर के अंदर जो भी करंट इंड्यूस होता है उसको सिंपल हम कह देते हैं इंड्यूस्ड करंट, लेकिन सॉलिड प्लेट के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने की वजह से, इस सॉलिड मटेरियल के करंट को एडी करंट कहते हैं। व्हाट इज एडी करंट? इट इज द करंट इंड्यूस्ड इन ए सॉलिड मेटालिक प्लेट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।